सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को होली एवं भाई दूज की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपन बात करते हैं कक्षा 10वीं विज्ञान इम्पोर्टेंट प्रश्न वर्ष 2023 चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 पिछली वीडियो में कवर करा चुका हूं। तो आप उसे देखने के लिए इसके डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वहाँ से पिछली अध्यायों के प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे पीले अक्षरों में लिखा हुआ है, कृपया आप हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब करके प्रश्नों का अध्ययन करें। धन्यवाद। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। प्रश्न नंबर 24 है, 23वें नंबर तक प्रश्न पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 24, अपरूपता किसे कहते हैं। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, 25 नंबर का प्रश्न है, हीरा तथा ग्रेफाइट के उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 26, CH4 CO2 C2H4 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। 27, साबुन एवं अपमार्जक में अंतर स्पष्ट कीजिए, या साबुन और अपमार्जक में अंतर बताने हैं। प्रश्न नंबर 28, एथेनॉल के कोई 4 उपयोग लिखना है। एथेनॉल के कोई 4 उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 29, हेलोजनीकरण की परिभाषा लिखिए। हेलोजनीकरण है उसकी परिभाषा लिखनी है। प्रश्न नंबर 30, साबुन की सफाई की क्रियाविधि को समझाइए। साबुन की सफाई की क्रियाविधि समझानी है। प्रश्न नंबर 31, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पहले ही प्रश्न पूछा गया है कि संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते आगे। प्रश्न नंबर 32, एथेनोइक अम्ल, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनॉन, हेक्सेनॉल की संरचना बनानी है। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दी हुई हैं, उनकी संरचना बनानी है। जैसे पहला इसमें एथेनोइक अम्ल है, ब्रोमोपेंटेन है और ब्यूटेनॉन है, हेक्सेनॉल है। इसकी संरचना बनाकर वर्णन करना है इसका। प्रश्न नंबर चैप्टर नंबर 5 अध्याय से हटा दिया गया है। चैप्टर नंबर 5 सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, इसीलिए चैप्टर नंबर 5 को छोड़कर चैप्टर नंबर 6 जिसमें अपन पोषण किसे कहते हैं, इसके इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 33, 33वें नंबर का प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी एवं परपोषी पोषण में अंतर बताइए। तो पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी और परपोषी पोषण में अंतर स्पष्ट करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है, चौंतीस, रंध्र किसे कहते हैं, खुले तथा बंद रंध्र का चित्र बनाइए। तो रंध्र किसे कहते हैं, खुले तथा बंद रंध्र का चित्र बनाइए। पहले ही पूछा गया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, याद कर लीजिए इसे। प्रश्न नंबर 35, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। जैसे अपन भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन खाते हैं, तो हमारे भोजन मुंह के अंदर लार बनती है, वो क्या मदद करती है, क्या भूमिका होती है उसकी। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अच्छा प्रश्न है, पहले भी प्रश्न पूछा गया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जितने प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न अच्छे प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों से इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 36, ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन में अंतर बताने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 है, ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 37, 37वें नंबर का प्रश्न है, उत्सर्जन किसे कहते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 38,
धमनी एवं सरा में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए प्यारे विद्यार्थी इस प्रश्न को अच्छे तरीके से आप पढ़ कर जाइए, क्योंकि आप पेपर देने जाओगे 20 तारीख को, उस पेपर में आपको यह प्रश्न जरूर मिलेगा। धमनी एवं सरा में अंतर बताइए। अगला प्रश्न 39, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। आमाशय होता है आमाशय जिसमें हमारा भोजन पचता है, भोजन का डाइजेशन होता है आमाशय, उसमें अम्ल की क्या भूमिका होती है। तो आमाशय में पाए जाने वाले एक अम्ल होता है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि हमारे भोजन के अंदर, भोजन में किसी प्रकार कोई पदार्थ चले जाते हैं तो उनको वो पचाने का कार्य करता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40, मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। मनुष्य का हृदय होता है, उसका नामांकित चित्र बनाना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये हमारा RSStudy.10 चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ऐसे अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई निरंतर इसी तरीके से बनी रहे। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 41, पाचक एंजाइमों के कार्य लिखिए। पाचक एंजाइम होते हैं, उनके क्या क्या कार्य होते हैं, उनके कार्य लिखना है। प्रश्न नंबर 42, रक्त एवं लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। रक्त और लसिका होती है, उसमें अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट करने हैं। रक्त एवं लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 43, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर बताइए। जाइलम और फ्लोएम में अंतर बताने हैं। जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। चैप्टर नंबर 7, कृपया आप हमारे चैनल RSStudy.10 को सब्सक्राइब कर प्रश्नों का अध्ययन करें। धन्यवाद। प्रश्न नंबर आगे तब चलते हैं और प्रश्न देखते हैं, जिसका नाम है प्रश्न नंबर 44, पादप हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखिए। पादप हार्मोन होते हैं, उनके नाम लिखना है। पादप हार्मोन कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उनके कार्य और नाम लिखना है और प्रत्येक नाम लिखकर उनका कार्य भी बताना है। तो परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 45, थायरोक्सिन, जो हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं, थायरोक्सिन हार्मोन है, एड्रीनलिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, इनके कार्य लिखना है। कार्य लिखना है, थायरोक्सिन, एड्रीनलिन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य बताइए। प्रश्न नंबर 46, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के चाप का चित्र बनाइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, इसके चाप का चित्र बनाना है। तो ऐसी क्रियाएं जो हमारी मेरुरज्जु के माध्यम से होती हैं उनको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे इनके उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे हम किसी गर्म वस्तु से हमारा हाथ टच होता है तो हम अपने हाथ को तुरंत एकदम खींच लेते हैं। तो इस प्रकार का जो वहाँ पे जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होती है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट उदाहरण देख सकते हैं कि जैसे अपन चलते हैं कहीं पे और आगे यदि हमारे सांप आ जाए, स्नेक आ जाए तो हम वहीं पर रुक जाते हैं। तो ये भी किसका उदाहरण है, प्रतिवर्ती क्रिया का प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न 47, मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। जो ब्रेन होता है मस्तिष्क, उसका नामांकित चित्र बनाना है। चित्र बनाकर उसके भाग लिखने कौन कौन से, जैसे अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। इसके चित्र बनाना पहले, उसके फिर इसके भागों का वर्णन करना है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपको प्रश्न ये जरूर मिलेगा। प्रश्न नंबर 48, जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन कीजिए। जलानुवर्तन दर्शाने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करना है। प्रश्न नंबर 49 प्रश्न नंबर, तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाकर इसके कार्य लिखने हैं। तो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन सेल होती है, उसका चित्र बनाना है और इसके कार्य लिखने हैं। प्रश्न नंबर 8, चैप्टर नंबर 8, कृपया आप हमारे चैनल RSStudy.10 को सब्सक्राइब कर प्रश्नों का अध्ययन करें। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8, इसका प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, परागण किसे कहते हैं। पॉलिनेशन, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। परागण किसे कहते हैं, पॉलिनेशन किसे कहते हैं। स्वपरागण, पर परागण को समझाइए। और स्वपरागण है, पर परागण है, उसको समझाना है। तो परागण पहले तो अपन को लिखना है इसमें परागण की परिभाषा, उसके बाद स्वपरागण हेडिंग करेंगे और पर परागण हेडिंग करेंगे, इनके बारे में लिखेंगे, स्वपरागण और पर परागण के बारे में। प्रश्न नंबर 51, जनन क्यों आवश्यक है। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि जनन क्यों आवश्यक होता है।
प्रश्न नंबर 52, द्विखंडन तथा बहुखंडन में अंतर स्पष्ट कीजिए। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताने हैं। प्रश्न नंबर 53 है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से क्या लाभ होते हैं। अलैंगिक जनन होता है उसकी अपेक्षा लैंगिक जनन से हमको क्या क्या लाभ होते हैं। प्रश्न नंबर 54, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। जैसे जब भ्रूण मां के शरीर में होता है, गर्भ में होता है, तो उसको पोषण कहां से प्राप्त होता है, इसके बारे में लिखना है। तो पोषण उसको मां प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 55, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 56, डीएनए की वाटसन एवं क्रिक संरचना को समझाइए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसका पूरा नाम होता है। इसकी वाटसन एवं क्रिक संरचना को बताना है। क्योंकि वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक, दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने इस संरचना के बारे में विस्तार से बताया। इन्होंने इस संरचना को दिया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इस संरचना को डीएनए की वाटसन एवं क्रिक संरचना नाम दिया गया है। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वपरागण और परपरागण में अंतर बताने हैं। चैप्टर 9, और प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ, अच्छे प्रश्न हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। और हो सके तो आप इन प्रश्नों की लिंक को अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे क्या है कि यदि इन प्रश्नों के बारे में वो बच्चे भी पढ़ लेंगे तो वो भी पास हो जाएंगे और उनके भी अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो इसीलिए विद्यार्थियों इस लिंक को अपने सहयोगियों को भी जरूर भेजें। और हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि किसी भी विद्यार्थियों को किसी प्रश्न के बारे में कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8878684432। ये हमारा नंबर है। इस पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क प्रश्नों के बारे में अध्ययन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। और आप इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और तैयारी अपनी सतत बनाए रखें। देखते हैं चैप्टर नंबर 9 का प्रश्न नंबर 58, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया। मेंडल थे, उन्होंने अपने प्रयोग में मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। प्रश्न नंबर 59, गुणसूत्र किसे कहते हैं, इसके कार्य का महत्व लिखिए। कार्य तथा महत्व लिखना है। गुणसूत्र किसे कहते हैं, तो सेल्स के अंदर पाई जाने वाली धागेनुमा संरचना को गुणसूत्र कहते हैं। जैसे कोशिकाएं होती हैं, जो कोशिकाओं के अंदर धागे के समान संरचना पाई जाती हैं। कैसी होती हैं, धागे के समान संरचनाएं। इन्हीं संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। और इनके कार्य क्या क्या कार्य होते हैं, उसका महत्व लिखना है। ये तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 60, मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, चित्र द्वारा समझाइए। मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, उसे चित्र के द्वारा बताना है, समझाना है। प्रश्न नंबर 61, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 62, यहाँ पे मेंटल लिख गया है, गलत है, मेंडल लिखना है। यहाँ पे मेंडल का प्रभाविता का नियम, कॉमा, स्वतंत्रता अपव्यूहन का नियम, कॉमा, पृथक्करण का नियम लिखिए। ये आपको 3 नियम बताए जा रहे हैं, मेंडल ने दिए थे। तो इसमें से आपको एक न एक नियम परीक्षा में जरूर मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 63, आनुवांशिकी एवं विभिन्नता की परिभाषा लिखिए। आनुवांशिकी, इसमें 2 परिभाषा लिखनी है। आनुवांशिकी जेनेटिक्स और वेरिएशन, विभिन्नता की परिभाषा आपको बतानी है। और यह प्रश्न पेपर आपको 20 तारीख को होने जा रहा है, तब तक आपकी पढ़ाई अच्छे तरीके से हो सकती है। इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर लीजिएगा। अब अपन इसके बाद
चैप्टर नंबर 10 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 10 देखते हैं प्रश्न नंबर 64। गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। तो गोली दर्पण क्या होता है, इसके प्रकार लिखने हैं। गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसके प्रकार बताइए। प्रश्न नंबर 65, अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग लिखना है। अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है, इसके उपयोग क्या क्या उपयोग है लिखने हैं। 2 नंबर में अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न है, अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 66, गोली दर्पण अवतल दर्पण फोकस दूरी की परिभाषा लिखनी है। गोली दर्पण अवतल दर्पण फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए, परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 67 लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखिए। लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता की परिभाषा लिखनी है। प्रश्न नंबर 68 प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं एवं इसके नियम लिखिए। प्रकाश का जो परावर्तन होता है उससे आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। 69 आवर्धन की परिभाषा लिखिए। 70 प्रश्न नंबर 70वें प्रश्न नंबर का नाम है वास्तविक एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब में और आभासी प्रतिबिंब में, इन दोनों में अंतर बताने हैं। वाहनों की साइड ग्लास में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। आपने देखा हुआ वाहन होते हैं उनमें ग्लास लगे होते हैं, कांच लगे रहते हैं, तो उसमें जो कांच होता है वो उत्तल दर्पण होता है, उसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका कोई ना कोई कारण है, रीजन है। आपका इसका उत्तर अपन याद कर सकते हैं, उसमें लिखाया हुआ आपको, महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 72 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 73 उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है। ये 73वें प्रश्न नंबर है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 कृपया आप हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 को सब्सक्राइब करके प्रश्नों का अध्ययन करें। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पढ़ के आप अपनी तैयारी सतत बनाए रखें। प्रश्न नंबर 74 स्वच्छ आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 75 किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले रंग की अपेक्षा काला क्यों दिखाई देता है। 76 मानव नेत्र के भाग लिखते हुए इसका चित्र बनाइए। मानव नेत्र है, इसके भाग लिखना है। इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे कॉर्निया है, आइरिस है, पलकें हैं, इनके भाग लिखने हैं और इनके चित्र बना के इसके भाग लिखने हैं, ठीक है ना। निकट दृष्टि एवं दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण बताइए। निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष के कारण और निवारण लिखने हैं। 78 तारे क्यों टिमटिमाते हैं। 69 78 79 ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। 80 प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। जब किसी प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तब वह अपने 7 अवयवी रंगों में व्यक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे इसे सूत्र बेजान या पीनाला के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। प्रश्न नंबर चैप्टर चलते हैं, आपको लेकर चलते हैं चैप्टर नंबर 12। इसमें प्रश्न नंबर 81 है विद्युत धारा की परिभाषा लिखते हुए इसका SI मात्रक लिखिए। विद्युत धारा की परिभाषा लिखना है और परिभाषा लिखते हुए इसका SI मात्रक भी बताना है। प्रश्न नंबर 82 देखते हैं विभवांतर एवं विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखना है। विभवांतर एवं विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। प्रश्न नंबर 83 विद्युत परिपथ का अर्थ बताइए। विद्युत परिपथ का अर्थ बताइए। प्रश्न नंबर 84 प्रतिरोध बढ़ाने पर विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे बताना है, ठीक है ना। युक्तियां जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से ये प्रश्न बताए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वीडियो में देखकर इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए, और आप जैसे पेपर आपका हुआ तो इन्हीं प्रश्नों से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और आप अच्छे तरीके से आपकी तैयारी अपनी बनाए रखिएगा। तो जब तक
प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा चैनल शेयर नहीं किया है, लाइक कमेंट नहीं किया है, तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और अपने मित्रों को भी भेजें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर बनी रहे। तो आपको हमारी वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।